डे क्या दिन है? फ्राइडे, ड्राई डे। चलो सिंपल पेंडुलम खत्म हो गया। सिंपल पेंडुलम में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं टाइम पीरियड को चेंज करने के लिए लेंथ जी, उनके सारे वेरिएशन हो गए। अब नया टाइम नए टाइप का पेंडुलम आएगा, स्प्रिंग पेंडुलम। अब स्प्रिंग पेंडुलम में इसका केस 1 है हॉरिजॉन्टल पेंडुलम। तुम देखना कि इसमें भी कुछ नया केस इन्वॉल्व होगा नहीं। एक ब्लॉक है एम मास का, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, कनेक्ट कर लिया। अब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स तो इसकी वजह से है नहीं। नीचे mg है, नीचे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मिल रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल में 0। तो यही मेन पोजीशन है इसकी। अब भाई हम क्या करें, इसे थोड़ा सा इसकी मेन पोजीशन से पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे। तुम्हारी मर्जी है, राइट में करके छोड़ो या लेफ्ट में करके छोड़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुमने थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस करा बाय एन अमाउंट एक्स। अब एलोंगेटेड स्प्रिंग इसको रिस्टोर करेगा। अब देखो ये मेन पोजीशन है, तो इसके अबाउट जितना इधर जा रहा है, इसके अबाउट इतना इधर आएगा। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। एक कॉमन लाइन जो पहले से लिखते हुए आ रहे हैं वही लिखेंगे, लेट d2x by dt square be the acceleration of block connected to the spring। अब इस एक्सेलरेशन के लिए कॉज ढूंढो। provided by the restoring force due to elongated spring। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? के। लिख दो m d2x by dt स्क्वायर। ये क्या है? ये फोर्स है x डिस्प्लेसमेंट। यहां से किस तरफ? राइट में। dx by dt x के इंक्रीज होने का रेट, वेलोसिटी किस तरफ? राइट। d2x by dt स्क्वायर वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट किस तरफ? राइट। तो ये एक्सेलरेशन है राइट में, ये मास है, पूरे की पूरी टर्म फोर्स है राइट। पर ये ब्लॉक को फोर्स स्प्रिंग दे रहा है लेफ्ट में। तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन, तो मस्ट बी इक्वल टू माइनस d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू k by m into माइनस। अब देखो ध्यान, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास ये वाली टर्म कांस्टेंट, तो d2x by dt स्क्वायर is proportional to माइनस। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या प्रूव हो गया? SHM प्रूव हो गया। अब SHM प्रूव होगी, और SHM परफॉर्मिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है वही होती है। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, एक्सेलरेशन माइनस एक्स, तो k बाई m क्या है? ओमेगा स्क्वायर। लो हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m, ओमेगा इक्वल टू रूट k by m इक्वल टू
T इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट। तो किसी भी स्प्रिंग से कनेक्टेड किसी ब्लॉक ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम, कितने टाइम बाद वो अपनी मोशन को रिपीट कर लेगा। पूछ ले यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इसका फोर्थ 1/4, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 साइकिल पूरे करेगा। समझ आएगा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट पे और कनेक्टेड ब्लॉक के मास पे। ये तो है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का केस। अब इस स्प्रिंग को तुम उठा के स्पेस में ले जाओ, पानी के अंदर ले जाओ, पोल से इक्वेटर पे ले जाओ, इक्वेटर से पोल पे ले जाओ, लिफ्ट में ले जाओ, इसका कुछ नहीं होना। सेम टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि जी का कोई रोल ही नहीं है इसमें। जब तक स्प्रिंग नहीं बदलता, कनेक्टेड ब्लॉक नहीं बदलता, मास उसका टाइम पीरियड नहीं बदलता। ठीक है। सिंपल पेंडुलम के केस में वो सारी चीजें बदल जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग था। इसके बाद इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। सर इसमें हमने जो ब्लॉक था उसे राइट एक्सट्रीम तक हमने उसे राइट एक्सट्रीम तक नहीं, जहां तक हम उसको पुल करके छोड़ेंगे बस वही राइट एक्सट्रीम है। सर मतलब हमने वहाँ से करा तो वो फिर पहले मीन पोजीशन पे आएगा, फिर वो इधर जाएगा और जब वो वापस यहाँ आएगा तो टाइम पीरियड पूरा होगा। हाँ, ये जो वापस वहाँ तक पहुँचे, जहां से छोड़ रहे हैं वहां तक जाएगा। अगर बीच में से लेके कंसीडर कर रहे हैं मोशन को तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से छोड़ रहे हैं तो यहाँ जाकर हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा फिर यहाँ फिर वहाँ जाएगा। स्प्रिंग पेंडुलम में केस 2 है वर्टिकल पेंडुलम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, तो ऐसा ही कुछ नया तो है नहीं। देखो, ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड एक ब्लॉक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग। अब तुम ये देखो, इस नेचुरल लेंथ में क्या ये यहाँ स्टे करेगा? क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स कितना है और ऊपर की तरफ 0। इस टाइम तो ये मेन पोजीशन तो है, मेन पोजीशन कोई है। तो ये मेन पोजीशन एक्वायर करने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा नीचे से x0। x0 इज द एलोंगेशन जो ये मेन पोजीशन एक्वायर करने के चक्कर में नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ये है ये मेन पोजीशन। अभी क्यों मेन पोजीशन? क्योंकि यहाँ mg इक्वल टू kx0 है और यहाँ इस पे नेट फोर्स 0। अब मेन पोजीशन के बाद तुम्हारा काम शुरू होगा। क्या? इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ो। तुमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस करा बाय एन अमाउंट y, तो इस मेन पोजीशन से डिस्प्लेस है कितना y। तो लिखेंगे कि लेट d2y by dt square be the acceleration of block due to रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स चेक करो कितना है। इस पोजीशन में कितना नेट फोर्स इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर कर रहा है। kx0 + y - mg। हाँ, देखो इसका एमबीडी बना
इसका FBD जब तुम बनाओगे तो ऊपर की तरफ इस पोजीशन में इस पे कितना फोर्स है? x नॉट प्लस y K x नॉट प्लस वाई, चूंकि इस टाइम स्प्रिंग का एलोंगेशन x नॉट और y दोनों मिला के, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा? k x नॉट प्लस y और नीचे की तरफ कितना होगा? mg अब इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में मीन पोजीशन देखो किधर है? x नॉट ऊपर। तो नेट फोर्स रिस्टोर करने के लिए कितना है? ये कोई रिस्टोर थोड़ा ही कर रहा है, ये कर रहा है रिस्टोर, ये अपोज कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? k x नॉट प्लस y माइनस mg ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। अब क्या लिखूंगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के माइनस m। ये माइनस साइन किस लिए है? ये वाली टर्म तो फोर्स बता रही है नीचे की तरफ और वो रिस्टोरिंग फोर्स नेट है ऊपर की तरफ। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल हो गए, नेगेटिव साइन लगा के इक्वेट कर दी। तो अब देखो यहाँ से m d2y by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx नॉट प्लस माइनस mg। यहाँ से देखो mg इक्वल टू k x नॉट mg इक्वल टू kx नॉट है तो काट दो d2y by dt स्क्वायर इक्वल टू k by m माइनस d2y by dt स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्प्लेस करते क्या आ गया SHM वो भी है। और फिर एक्सेलरेशन ऑफ SHM परफॉर्मिंग बॉडी ओमेगा स्क्वायर x लिख लो, ओमेगा स्क्वायर कंपेयर कर दो, हाउ मच इज ओमेगा 2 पाई बाय t कितना होगा? तो तुम ये देखो, चाहे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों केस में टाइम पीरियड सेम। ऐसा कर लो कि किसी इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी पेंडुलम को ऐसे मतलब ऑसिलेट कराओ, इसका भी सेम ही आएगा, क्योंकि जी का कोई रोल ही नहीं है, पोजीशन से कोई मतलब ही नहीं। इसमें भी क्या होगा? मीन पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे? mg sin थीटा इक्वल टू kx। उसमें तो ये कंप्रेस करेगा mg sin थीटा की वजह से, तो उसमें मीन पोजीशन नेचुरल लाइन से थोड़ा नीचे आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन पोजीशन के ऊपर ही भर भर के चला, एम्पलीट्यूड निकालो, मीन पोजीशन से मैक्सिमम एलोंगेशन निकालो, तो उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा मीन पोजीशन कहाँ है, एम्पलीट्यूड, उसके बाद एक साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ आ गया सर? देख लो, कोई डाउट हो? जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एम्पलीट्यूड से लेकर मेन पोजीशन तक पहुंचने के लिए तो करना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स वो नेट फोर्स होता है जो बॉडी को चाहिए टू रिस्टोर इटसेल्फ टू एक्वायर मीन पोजीशन। रिक्वायर मेन पोजीशन। हाँ। तो सर ये जब मेन पोजीशन से y डिस्टेंस नीचे है, हाँ, तो ऊपर जाने के लिए खाली ky तो चाहिए होगा मेन पोजीशन में पहुंचने के लिए। स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होने से कितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है? अगर स्प्रिंग में x एलोंगेशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? kx। अगर z एलोंगेशन है तो कितना होगा? kz। इस पोजीशन में स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है? kx नॉट प्लस y। एलोंगेशन कितना है? x नॉट प्लस y। x नॉट प्लस y एलोंगेशन है, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा? kx नॉट प्लस y। वो ऊपर की तरफ फोर्स है ये, पर mg इसको रिस्टोरिंग फोर्स से अपोजिट, इसको रिस्टोर करने ही नहीं दे रहा है mg, हाँ तो नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है। बस ये लिख दिया।